बुद्धिमान व्यक्ति वह कहलाता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, उन्हें दोहराता नहीं। नमस्कार दर्शकों, डीडी पोर्ट ब्लेयर के इस विशेष फोन लाइव इन कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सबका स्वागत है। आज के युग में स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय है। कारण क्यों? कारण ये कि आज के युग में कई सारे युवा पीढ़ी इस कई सारी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, बहुत आसानी से कमज़ोर हो रहे हैं कई सारी बीमारियों के कारण, और कई जगहों पर हम ये भी देखते हैं कि उनकी मृत्यु हो रही है। इसी विषय पर आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कैंसर। कैंसर पर जागरण या अवेयरनेस ऑन कैंसर, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। यदि हमने इसका इलाज प्रारंभ में नहीं किया तो ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है। इस विषय पर अधिक ज्ञान प्रदान करने के लिए आज हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रियंका यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, एनएम्स। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। जी, कार्यक्रम में जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, यह हमारा फोन लाइव इन कार्यक्रम है, तो विषय पर संबंधित जो भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर हमारे दिए गए हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमारे समक्ष रख सकते हैं। इसके अलावा कई लोग इस वक्त जो है दफ्तर पे हैं, कई लोग इस वक्त घर से बाहर हैं और ये इस कार्यक्रम को वो इस वक्त नहीं देख पा रहे हैं टीवी के माध्यम से। इस कारण से दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर ने इस वक्त इस कार्यक्रम को सोशल प्लेटफॉर्म में डालना उचित समझा। ये हमारा सोशल प्लेटफॉर्म का ईमेल हमारा आईडी है, हमारा ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर, हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। मैडम, जैसे हम सुनते हैं कैंसर, जब मैं कैंसर सुनता हूं एज अ लेमैन तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कारण ये, जब मैं ये बीमारी सुनता हूं तो मेरे सामने ये बीमारी कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं सुनता हूं या देखता हूं कई सारे लोगों को जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, वो जो पीड़ा सह रहे हैं, उनके अंदर जो कष्ट हो रही है, उनको देखते हैं तो वो रोते हैं। कई तरह के ट्रीटमेंट जैसे कि हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी वगैरह होता है, अन्य कई सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। जब हम वो सुनते हैं तो हमें एक अजीब सा लगता है कि क्या बीमारी है जो इंसान को इतने अंतिम स्टेज तक लेके जाती है और इतना गंभीर उनको बना देती है कि कमजोर होने लगते हैं, ना केवल वो बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी। तो इस विषय पर जो जैसे हमने रखा कि अवेयरनेस और कैंसर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, हम अब सेलिब्रेट भी करने वाले हैं कैंसर डे, तो हम क्यों मनाते हैं कैंसर डे मैडम? जैसा आपने कहा, कैंसर बहुत ही गंभीर बीमारी है, तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है हर साल 4 फरवरी को, 4 फरवरी यानी कल है, मनाया जाएगा। तो ये मनाते हैं ताकि लोगों में जानकारी बढ़ाई जा सके, उनमें जागरूकता हो कि हम किस तरीके से, किन किन तरीकों से अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं, और यदि कैंसर हो गया है तो उसके लिए कैसे इलाज करवाना है, कैसे करना है, और जो हमारे आसपास के लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, हम उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं। तो इन सब बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए ये डे मनाया जाता है। जैसे कि हर साल जो है एक थीम रखा जाता है, क्योंकि विशेषकर जब थीम हम रखते हैं, जैसे कि WHO वगैरह हर एक प्रोग्राम जब लॉन्च करता है हर साल, तो एक थीम रखता है, क्योंकि इस माध्यम से जो है वो पूरे विश्व में हर एक देश को ये थीम्स पहुंचाते हैं ताकि वहां उन लोगों के बीच में जागरूक हो। स्पेशली कई सारे देश जैसे कि भारत या चीन, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोगों के बीच में ये बीमारियां भी ज्यादा है, तो थीम जो होता है वो क्या है, इसके विषय में जानना चाहेंगे। जी, थीम जो है जैसे उस समय की ज़रूरत के हिसाब से तय किया जाता है। तो इस बार बहुत ही अच्छा थीम रखा है इन्होंने, क्लोज द केयर गैप, यानी जो हम कैंसर पेशेंट्स को जो केयर प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, ओवरऑल जो केयर होता है, उसमें जो गैप्स हैं, जो दूरियां हैं, जो कमियां हैं, उनको कम करें। तो इसमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस थीम के हिसाब से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, कैंसर से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके नज़रिए पे, उनके परसेप्शन पे, वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए इस चीज़ को अप्रोच करना है। विषय पर आते हैं, कैंसर। जैसे मैंने कहा कि कैंसर सुनते साथ हमें एक खौफ लगता है, क्योंकि हम आसपास में जब भी देखते हैं तो 10 में से 1 या 2 व्यक्ति होता है जो कैंसर से पीड़ित होता है। कोई अपने पहले स्टेज में होता है, कोई सेकेंड, या कोई जो अपने टर्मिनल स्टेज में होता है। तो कैंसर आखिर होता क्या है,
कैसे ये लोगों तक फैलता है, या क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है? जी, तो कैंसर क्या होता है, जो हमारा जो शरीर है, जैसे हम पैदा होते हैं, पैदा होने से बूढ़े होने तक में शरीर में कई बदलाव आते हैं। पहले बढ़ते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे सेल्स कम होने लगते हैं, तो एज के साथ साथ बूढ़े होते जाते हैं। तो ये जो नॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की, वो होता है डीएनए से। डीएनए सुना होगा आप लोगों ने। तो डीएनए जो है वो सेल्स की कॉपी बनाता रहता है, जिससे बढ़ते हैं। पर कैंसर में क्या होता है कि इस डीएनए में एक कमी आ जाती है, म्यूटेशन आ जाता है, या तो कुछ एक्स्ट्रा जीन ऐड हो जाता है कहीं से, या कुछ हट जाता है, तो कुछ एबनॉर्मल हो जाता है। उसकी वजह से वो सेल जो है एबनॉर्मली बढ़ने लगते हैं, मतलब गलत तरीके से, वो क्योंकि वो गलत सिग्नल जा रहा है। वो डीएनए एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है जिससे सेल्स बनते हैं, तो वो ब्लूप्रिंट ही जब खराब हो जाता है तो उससे एबनॉर्मल सेल्स बनने लगते हैं। तो वो एबनॉर्मल सेल्स को हम कैंसर कहते हैं। अब ये कैंसर जो है बिनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं। बिनाइन यानी जो ट्यूमर होते हैं जो जानलेवा नहीं होते, और फिर कुछ मैलिग्नेंट होते हैं जो आगे चलकर आपकी फेटल हो सकते हैं। जी जी। तो ये आमतौर पे कैंसर ये कहा जाता है। ओके। अगर हम देखें जैसे कि केसेस बहुत ज़्यादा है, जब हम बात करते हैं मृत्यु की, मोर्टालिटी रेट की बात करते हैं, तो हार्ट डिजीज होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, एड्स होता है। वैसे ही आज के युग में कैंसर, क्योंकि ट्रीटमेंट तो है लेकिन एक हद तक होती है उसकी ट्रीटमेंट, उसके आगे अगर जाते हैं तो वो फेटल ही हो जाता है। तो अगर बर्डन की बात करें, नंबर ऑफ केसेस की बात करें, अगर हम विश्व की बात करें और उसके बाद अपने देश भारत की, और फिर हमारे इन द्वीपों की बात करें, तो कैसे देखते हैं हम कि कितने केसेस हैं, कैसे ये बढ़ रहे हैं, क्या ये बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, हम इसके बारे में कैसे जानें? जी बिल्कुल, केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आजकल हमारा जो रहन सहन हो गया है उसकी वजह से हम अपने आप को ज़्यादा खतरे में डाल रहे हैं। तो जैसे पुराने ज़मानों में ऐसे इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां ज़्यादा, मतलब जो मौतें होती थी टीबी की वजह से या एचआईवी की वजह से, ऐसे बीमारियों से मौत ज़्यादा होती थी। पर आजकल जो है वो ट्रेंड बदल रहा है। अब जो है ये क्रॉनिक डिजीजेस जो होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर, तो कैंसर भी उनमें से एक है। तो ये इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, मतलब जो पहले जो बीमारियां थी उनसे हट के अब पैटर्न पूरा चेंज हो रहा है, और इसका ज़्यादातर जिम्मेदार जो है हमारा रहन सहन है। तो बिल्कुल कैंसर बढ़ रहे हैं। जैसे पूरे विश्व में लगभग 18 मिलियन केसेस एक साल में होते हैं जी, और उनमें से 10 मिलियन की तो करीबन मौत हो जाती है एक साल के अंदर की बात बता रही हूँ। ये पूरे विश्व का है। उसमें से इंडिया में जैसे 1.5 मिलियन केसेस होते हैं साल में, और करीब 8 लाख मौतें होती हैं। अंडमान का हमारे पास डेटा भी है नहीं, अभी जो करेंटली डेटा है उसके हिसाब से तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कैंसर का। 8,000 या 9,000 कुछ करीब पेशेंट्स की स्क्रीनिंग हम कर चुके हैं कैंसर के लिए, बट डायग्नोसिस का अपडेट अभी रिकॉर्ड थोड़ा इनकम्प्लीट है। जी, बट लगभग वही मान के चलिए जो इंडिया में ओरल कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जर्दा पान, टोबैको कंजम्पशन यहाँ पे काफ़ी है। तो वो अनुमान है, बट बिल्कुल करेक्ट नंबर्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि जो ओरल कैंसर ज़्यादा है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हर 10 में कम से कम 3 या 4 व्यक्ति है जो तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर सिगरेट्स वगैरह ज़्यादा स्मोक करते हैं, हमारे द्वीप में स्पेशली अगर बात करें। तो अगर इसको रख के हम बात करें द टाइप्स ऑफ कैंसर, के टाइप्स ऑफ कैंसर में कई सारी टाइप्स आ जाते हैं, जैसे आपने कहा ओरल हो गया, कई सारे। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, तो अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें। तो जैसे ओरल कैंसर हो गया, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर होता है जो पेट का कैंसर होता है, फिर लंग कैंसर होता है जो ज़्यादातर लोग जो स्मोक करते हैं टोबैको, सिगरेट या बीड़ी, उनमें ज़्यादातर होता है। फिर ब्रेस्ट कैंसर है जो औरतों में बहुत कॉमन है, सर्वाइकल कैंसर है औरतों में, फिर मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर होता है, कोलन कैंसर होता है। तो ये बहुत सारे तरह, लिवर कैंसर होता है। लिवर कैंसर भी यहाँ पे आई एम श्योर मतलब होगा काफ़ी, क्योंकि अल्कोहल लिवर को डैमेज कर देता है, और यहाँ पे हेपेटाइटिस बी ज़्यादा है। तो हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, वो भी अंत में जाके लिवर कैंसर कॉज कर सकते हैं कुछ पेशेंट्स में। तो ये
कुछ तरह के कैंसर्स होते हैं। जी। मोस्ट कॉमन टाइप अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा ओरल, वो हमारे द्वीपों में, बट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जिसमें मोर्टालिटी रेट अगर हम ज्यादा बात करें तो मोर्टालिटी जो है ना वो कैंसर के स्टेज और ग्रेड इन पे डिपेंड करती है वैसे, बट मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए तो मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर है, फिर लंग कैंसर है और उसके बाद कोलन कैंसर है, और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर एंड कोलन कैंसर। लंग कैंसर दोनों में ही कॉमन है। पहले जैसे केवल मेल्स में ज्यादा स्मोकिंग पाई जाती थी, तो फीमेल्स में लंग कैंसर थोड़ा नीचे था, बट अब फीमेल्स भी स्मोक करने लग गई हैं, तो उनमें भी लंग कैंसर उतना ही कॉमन हो गया है पहले के मुकाबले। जी। तो अगर हम स्टेजेस की बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे लोगों को जो प्राइमरी में डिटेक्ट हो जाता है, धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट चलता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करने लगते हैं, तो कुछ को हम देखते हैं सेकेंडरी स्टेजेस, फिर कुछ फाइनल स्टेज हम देखते हैं, तो वो गंभीर लगता है क्योंकि उन्हें कई सारे ट्रीटमेंट्स को गुजरना पड़ता है, कई सारे कभी हमने देखा कि उनको बाल्ड भी होना पड़ रहा है, तो कई सारी चीज हम देख रहे हैं। सो स्टेजेस के बारे में हम थोड़ा जानना चाहिए। स्टेज जो है वो कैंसर का ये बताता है कि किस हद तक कैंसर शरीर में फैला हुआ है। तो स्टेज जैसे आमतौर पे हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम TNM स्टेजिंग बोलते हैं, यानी T से ट्यूमर जो कैंसर जिसे कहते हैं, ट्यूमर का साइज, N से नोड इन्वॉल्वमेंट की लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व हुआ है यानी उस कैंसर से, क्योंकि कैंसर के फैलने का तरीका होता है खून से जाता है या लिम्फ से जाता है, तो दूसरा ये लिम्फ नोड वाला होता है, और तीसरा होता है मेटास्टेसिस। TNM में जो ट्यूमर साइज, नोड इन्वॉल्वमेंट एंड मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस यानी अगर मान लीजिए किसी को पेट का कैंसर है तो वो किसी और हिस्से में, शरीर में किसी और हिस्से में, या तो लंग में हो गया या कहीं और हो गया, तो वो मेटास्टेसिस कहते हैं उसे, कि प्राइमरी कहीं और हुआ शुरू बट वो किसी और हिस्से में भी फैल गया। तो ये तीनों फैक्टर कंसिडर करके कैंसर की स्टेजिंग की जाती है। तो अब जैसे TNM स्टेजिंग के हिसाब से 0 से 4 तक की स्टेजिंग होती है। तो अगर स्टेज 0 है तो यानी कैंसर जहाँ पे हुआ है उधर ही आसपास तक सीमित है, बट जैसे जैसे वो फैलता जाता है, स्टेज बढ़ता जाता है, फिर जो फाइनल स्टेज होता है स्टेज 4, उसमें ये होता है कि शरीर के बाकी कई हिस्सों में कैंसर फैल चुका है। तो क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से फैल चुका होता है इसलिए इलाज मुश्किल होता है, वो टर्मिनल स्टेज कहते हैं उसे। तो ये स्टेजिंग होती है। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, यह हमारा फोन लाइव इन कार्यक्रम है और आज हमारा जो विषय है वो बहुत ही गंभीर एवं महत्वपूर्ण है। कैंसर पर हम अवेयरनेस की प्रोग्राम रखे हुए हैं आज, तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं समझता हूं कि इस पर सवाल बनते हैं। तो यदि कोई सवाल रहे, ना केवल देखिए हमेशा हम ये सोचते हैं कि मेरे घर पे किसी को इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना बहुत अनिवार्य होता है। ना केवल हम अपने को देखें, ना केवल अपने परिवार को, यदि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो ये जो नॉलेज है वो हम शेयर कर सकते हैं दूसरों को मदद देने के लिए, ताकि उनको उस बीमारी से हम मुक्त करा सकते हैं या फिर उससे दूर रख सकते हैं। तो विषय पर कोई भी अगर सवाल रहे कृपया हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अगला जो सवाल रहेगा मैडम ग्रेड के बारे में, क्योंकि स्टेज ग्रेड जब मैं सुनता हूं एज अ लेमैन मुझे ये नॉलेज नहीं होता है कि होता क्या। सो आपसे सुनना चाहेंगे कि ग्रेड क्या होता है, कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करें, स्टेज एंड ग्रेड। ये दोनों अलग अलग पहलू होते हैं कैंसर के। जैसे स्टेज मैंने बताया वो हमें ये बताता है कि कैंसर किस हद तक फैला है, और ग्रेड जो होता है वो ये बताता है कि जो कैंसर है, जो उसके सेल्स जो बढ़ रहे हैं वो कितने भीषण तरीके से बढ़ रहे हैं। मतलब जैसे उसमें 3 ग्रेड होते हैं। तो जो सबसे ग्रेड 1 होता है उसमें कैंसर का जो सेल होता है वो नॉर्मल सेल की तरह ही थोड़ा बहुत दिखता है और उसकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है, कम टाइम में होता है, धीरे फैलता है। फिर ग्रेड 2 में थोड़ा सा ज्यादा एबनॉर्मल सेल दिखने लगता है और थोड़ा तेजी से बढ़ता है, और ग्रेड 3 में तो काफी तेजी से बढ़ता है और बिल्कुल ही एबनॉर्मल दिखता है। तो ये जो स्टेज और ग्रेड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि इलाज कौन सा करना है, कैसे करना है, और आगे चल के मरीज को बचने के चांसेस कितने हैं, उनका आउटकम कैसा होगा, वो स्टेज और ग्रेड पे ही डिपेंड करता है। जी। इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कॉज, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, जो जेनेटिक्स होता है, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स इसमें प्ले करते हैं। और ये भी जानना चाहेंगे क्या ये एक व्यक्ति से व्यक्ति फैल सकता है, इसके विषय में?
फैल तो ऐसे नहीं सकता, इनडायरेक्टली कह सकते हैं। जैसे कुछ कैंसर्स हैं जो इन्फेक्शन से होते हैं, कि जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, एच पाइलोरी होता है जिससे पेट का कैंसर होता है। वो तो खैर ऐसे नहीं फैलता, बट जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो मैंने कहा, जो लिवर कैंसर कॉज करता है, तो अगर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जिस तरीके से फैलते हैं खून से या असुरक्षित संबंध से, तो ऐसे उस तरीके से मतलब खून के थ्रू फैलते हैं, तो वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्टली कैंसर नहीं फैलता है। जी, रिस्क फैक्टर्स जो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। रिस्क फैक्टर्स देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा जेनेटिक मेकअप, हेरिडिटी, कि फैमिली में अगर हिस्ट्री है, तो अगर किसी के फैमिली में किसी रिलेटिव को है या ऐसे, तो उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। और ऐसा देखा गया है कि जैसे अगर किसी के फादर या मदर को 50 साल या 60 साल की उम्र में हुआ है, तो अगर बच्चे में होता है तो वो और कम उम्र में होता है। मतलब जैसे जैसे जनरेशन जाती है उस तरह से गंभीरता भी बढ़ती है, और जो होने का टाइम है वो भी कम, जरूरी नहीं है कि हो, बट चांसेस हाई रहते हैं। तो एक तो वो हेरिडिटी होती है। फिर दूसरा होता है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, अगर कुछ केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं डेली, आजकल तो बहुत केमिकल्स आ गए हैं साफ़ सफाई के लिए, हर चीज़ के लिए, रूम फ्रेशनेस वगैरह सब यूज़ करते हैं। तो यू नेवर नो इनमें से कौन से ऐसे वो हैं, केमिकल्स हैं जो कैंसर ट्रिगर कर सकते हैं। हो सकते हैं जी, हो सकते हैं। तो ये होता है। फिर जैसे रेडिएशन एक्सपोजर, किसी भी कारणवश बहुत सारा रेडिएशन अगर एक्सपोजर हुआ, तो ये जो भी मैं कारण बता रही हूँ, ये इवेंचुअली क्या करते हैं, जो मैंने जीन्स बताई थी कि जीन में म्यूटेशन कर देते हैं, तो उससे फिर कैंसर बनता है। तो रेडिएशन एक्सपोजर अगर हो गया, बार बार कोई सीटी स्कैन करा रहा है या कुछ ऐसे, तो उसमें भी अगर किसी को रिस्क है तो उसको उससे भी होने के चांसेस होते हैं। फिर खाना पीना तो हो जाता है, जो ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, जैसे चिप्स वगैरह जो पैकेज्ड वाले फूड्स होते हैं, या स्वीट एंड बेवरेजेस होते हैं, रेड मीट जो ज़्यादा खाते हैं, उनमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। फिर जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनमें भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कई सारे कारण हैं जिससे कैंसर आ सकता है। मतलब इसका बोलने का मतलब कि जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है ये चीज़ को हम तक पहुंचने में, बीमारी। बिल्कुल बिल्कुल। इवन मोटापा भी कैंसर कॉज कर सकता है। जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर में का चांस बढ़ जाता है अगर मोटापा ज़्यादा हो। तो ये पूरा लाइफस्टाइल, ये ज़रूरी नहीं कि इन्हीं से कैंसर से बचा जा सकता है, बट ये बहुत मुख्य मतलब ये ऐसे होते हैं ना, जैसे कुछ कारण होते हैं जिन पे हमारा कोई वश नहीं है, जो हमारा जेनेटिक मेकअप हो गया या कुछ ऐसे हो गया, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। तो ये हम कर सकते हैं जरूर, जिससे कि कैंसर होने का खतरा कम हो जाए। हमारी जो मतलब आदतें हैं उसमें अगर हम सुधार लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को अपने आप से अवॉइड कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं। जब ये होती है तो एक स्ट्रेस फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जब टेस्ट करते हैं, बायोप्सी वगैरह करते हैं, तो उससे पहले जब एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या ये हो सकता है, तो एक स्ट्रेस फैक्टर होता है। जब डॉक्टर्स लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, तो एक स्ट्रेस फैक्टर होता है। फिर उन्हें बायोप्सी करना पड़ता है, उसमें एक स्ट्रेस हो जाता है। उसके बाद जब पता चलता है कि उनको हुआ है ये बीमारी और उनको मालूम है कि अभी स्टार्टिंग स्टेज है, वो एक अलग स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस फैक्टर जो होता है, इस बीमारी को लेते हुए हम कैसे समझे कि क्या स्ट्रेस फैक्टर है, कैसे इसको हम देख सकते हैं? स्ट्रेस एज सच जो है, जो जैसा आपने कहा कि वो पूरा प्रोसेस ही स्ट्रेसफुल होता है, तो ऐसे में जो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि घबराहट होती किसी चीज़, एक तो किसी चीज़ के बारे में अगर पूरी तरह से जानकारी भी ना हो, दूसरा कैंसर वैसे ही हमने सुना है कि काफ़ी भीषण बीमारी है, काफ़ी गंभीर बीमारी है। तो स्ट्रेस में डॉक्टर का, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रेस में डॉक्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उनको चाहिए कि अपने मरीजों को कंफर्ट करें, सबसे पहले नॉलेज प्रोवाइड करें, उनको ये दिलासा दें कि अभी जांच की रिपोर्ट आने दें, और अगर उसके बाद ही कुछ फाइनल हो पाएगा कि आपको कैंसर है या नहीं, और बाकी फिर सपोर्ट के तरीके बताएं कि किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो ये उनके स्ट्रेस को कम करता है।
जी। जैसे हमने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, किस कारण से हम जान सकते हैं कि ये सिम्टम्स हैं इस कैंसर के लिए? क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है, मे बी टेस्ट नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम भी हो सकता है या उससे पहले भी, बट एक स्टेज के बाद उन्हें पता चलता है कि ये है। और हम जानते हैं कि कई सारे स्टेजेस में ये थोड़ा फेटल भी हो सकता है। सो ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअल होता क्या है, कैसे सिम्टम्स और कैसे हम इसको रोक सकते हैं? जैसे किसी भी और कैंसर की तरह इसमें भी उनकी जो जीन होती है उसमें म्यूटेशन होती है, तभी ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगेन उसके भी वही फैक्टर्स हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री कोई हो तो ज़्यादा पॉसिबल है कि ब्रेस्ट कैंसर हो। तो क्योंकि ये आजकल बहुत आम हो गया है महिलाओं में, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इस बारे में बताएं। तो इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर में कई बार गांठें बनती हैं, स्तन में गांठें बनती हैं, वहाँ की जो बाहर की स्किन है वो बदलने लगती, क्योंकि वो गांठ से खिंचाव होता है, तो उसका दिखने का तरीका, आसपास का रंग बदल सकता है, कभी कभी खून भी आ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। जनरली तो कैंसर के कुछ सिम्टम्स हैं, उसके अलावा जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ये सब आ सकते हैं। तो अगर हम महिलाओं को ये बताएं कि वो खुद की जांच कैसे करते हैं, खुद की जांच करना ये आजकल बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बताया जाता है। गांव-गांव में कई जगह जाके उनको दिए जाते हैं लेसन्स कि नॉर्मल कैसा दिखना चाहिए, और खुद, ताकि वो खुद से जांच करें और फिर उनको कुछ गड़बड़ लगे तो वो जाके बिल्कुल चेकअप करवाएं। और हर समय पे मैमोग्राम करवाएं, अगर हाई रिस्क है तो मैमोग्राम होता है वो करवाते रहें, ताकि समय पे पता लग सके कि, क्योंकि लेट स्टेज में जो पता होने का कारण यही होता है कि अर्ली स्टेज में छोटी गांठ होती है या कुछ ऐसा होता है तो लोग ध्यान नहीं देते कि ये ठीक हो जाएगा, ये जो भी है, या पता भी नहीं लगता है कई केस में। बट लेट स्टेज में ये सारे बदलाव आने लगते हैं, जहाँ पे गांठ बढ़ जाती है, दर्द होता है और स्किन में चेंजेस आने लगते हैं, तो फिर तब पता लगता है। कहीं ना कहीं हम ये समझें कि क्योंकि ये कैंसर्स हो रहे हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस ज़्यादा ना होने के कारण हो रही है, या फिर पीपल थोड़ा से क्या बोलते हैं, अपने आप को पीछे कर रहे हैं कि क्यों हम जाए टेस्ट कराए, थोड़ा से सेंसिटिव हो रहा है ये मैटर? कैसे समझें हम इसको कि अवेयरनेस कम है या फिर जो सेंसिटिविटी है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है? अवेयरनेस तो कम है, अवेयरनेस ही बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कैंसर तो हो ही रहा है खैर, बट मतलब अगर लोगों में जानकारी हो कि ये साइंस आने से, ये कुछ करने से हमको चेकअप करवाना चाहिए, तो और पता लगेगा। बिल्कुल। 3 तरह के कैंसर्स में, एक यूट्रस, एक सर्विकल और एक ब्रेस्ट कैंसर। इनके जो रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि हम समझते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंसर्स में कई सारे लोग फेटल भी हो जाते हैं, तो इनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं कैसे इसको हम अवॉइड करें, और बेसिकली कैंसर का सिम्टम्स के बारे में जानें। जी। तो रिस्क फैक्टर ये जो कैंसर्स आपने बताया, जैसे जिन महिलाओं में जो महीना शुरू होता है, जो मिनार्की जिसको हम कहते हैं, तो महीना अगर 12 साल से कम की उम्र में शुरू हो, या मेनोपॉज जो होता है, जो महीना बंद होने का, वो अगर 55 साल के बाद हो, तो ऐसे लोगों में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। फिर जिनमें बच्चे लेट होते हैं या नहीं होते हैं, उनमें भी थोड़ा रिस्क होता है। फिर मेनोपॉज के बाद जिनको मोटापा रहता है, उनमें भी रिस्क ज़्यादा रहता है। बाकी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बोला, मोटापा और खाना पीना, रहन सहन, ये तो है ही। फैमिली हिस्ट्री है। फिर सर्वाइकल कैंसर के लिए जैसे HPV, एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, तो उसका रोल देखा गया है। तो जो बहुत अधिकतर जिनके संबंध होते हैं लोगों से, उनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है इस इन्फेक्शन का और फिर इसके वजह से कैंसर का। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं इन तीनों कैंसर के लिए। बाकी कैंसर के सिम्टम्स जो आप कह रहे हैं, जैसे थकान महसूस होने लगती है, और भूख कम लगती है, वज़न घटने लगता है, और जैसे मैंने बताया स्किन में बदलाव आने लगते हैं, पेट गड़बड़ होने लगता है, या तो कब्ज़ होने लगती है या लूज मोशन होने लगता है। फिर
नींद में प्रॉब्लम आती है, दर्द होने लगता है, क्योंकि कैंसर जब बढ़ जाता है तो वो दर्द बिल्कुल बराबर बना रहता है, वो कुछ भी करके दवाइयों से भी मतलब वो कम मुश्किल से ठीक होता है जी, क्योंकि वो एक मांस का टुकड़ा है जो आपके नर्व पे बराबर प्रेस कर रहा है, और वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो और प्रेस करेगा, तो वो पेन जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं। गले में खराश रहने लगती है, हल्का बुखार रहता है काफ़ी समय से, जिसका कोई और कारण नहीं मिल पाता। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं कैंसर के। तो जैसे आपने कहा कि पेन वगैरह इंक्रीज होता है, तो वैसे में अधिकतर हम अगर एज अ लेमैन अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, अगर मुझे ज़्यादा पेन होता है तो मैं मैक्सिमम करूँगा कि पेन किलर ले लूँगा। तो आपका एडवाइस क्या रहेगा कि जब आपको लगता है कि ये जो कंसिस्टेंसी बढ़ रहा है एक दर्द का, 1 महीना हो रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा से रुक रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो आपका एडवाइस मेरे लिए क्या रहेगा? मेरा पेन मेडिसिन भी अगर बहुत ज़्यादा लें तो निर्भरता भी हो जाती है उस पर, और मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं उसके, पेट में भी अल्सर करने के चांसेस रहते हैं और कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उसमें जो है वो जो आपके जो कैंसर स्पेशलिस्ट होंगे, जो डॉक्टर आपको देखेंगे, वो तय करेंगे कि सर्जरी करके इसको निकाला जा सकता है या नहीं। तो क्योंकि जब वो गांठ निकल आएगी तो उसकी वजह से होने वाला दर्द थोड़ा कम होगा, या रेडिएशन या जो भी ट्रीटमेंट हो उससे अगर वो गांठ का साइज कम हो तो, और तब तक के लिए आपको पेन मेडिकेशन दिया जाए कि ताकि दर्द सहने में आसान हो। और यहाँ पे मैं कहूँगी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का भी थोड़ा रोल है, जैसे एक्यूपेंक्चर हो गया या हिप्नोसिस, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें भी बहुत मदद करती हैं कई कुछ हद तक कि पेन को बर्दाश्त कर सकें या पेन से आराम मिले। जब ये विषय मुझे दिया गया था तो मैंने अपने मित्रों से सवाल पूछा, उनसे कुछ सवाल उन्होंने दिया, और मैंने ये सवाल रखा अब इसलिए क्योंकि मुझे अब तक इसका नॉलेज नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये फिब्रॉइड क्या होता है, क्या फिब्रॉइड कैंसरस होता है? क्योंकि मुझे इस टर्म का मीनिंग नहीं मालूम एज अ लेमैन, तो मैं जानना चाहूँगी कि अब फिब्रॉइड होता क्या है, फिब्रॉइड कैंसरियस हो सकता है? जो फाइब्रॉइड है वो बेसिकली ट्यूमर ही होता है, जो सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, बट वो कैंसरस नहीं होता। मतलब बहुत कम, जैसे 1000 में 1 देखा गया है कि कैंसरस हो सकता है किसी कारणवश, बट फाइब्रॉइड पर्स से अपने आप में कैंसरस नहीं होता है। ये वही सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ है जो यूट्रस में होता है, बहुत कॉमन है आजकल। उसके भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं उनमें होता है, फिर कुछ एज के बाद होता है, और सबसे ज़्यादा जिनमें ईस्ट्रोजन लेवल, जो हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ईस्ट्रोजन लेवल जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है यंग एज में, तो उनमें फाइब्रॉइड होने के चांसेस, इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम वो हार्मोन का एक्सपोजर कम होता है तो वो कम हो जाता है, फाइब्रॉइड का साइज भी कम हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। कैंसरस मतलब बहुत कम ही देखा गया है, जैसे मैंने बोला 1000 में 1 होता है जो कैंसरस होता है, आमतौर पे ये कैंसरस नहीं होता। एक और कॉमन वर्ड रहता है सिस्ट। तो जब मैं सुनता हूँ सिस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि कोई सैक टाइप समथिंग दैट हैज सम वाटर कंटेंट और समथिंग काइंड ऑफ। सिस्ट होता क्या वो सिस्ट से अगर वो फटता है, मुझे अभी नॉलेज नहीं एज अ लेमैन, क्या वो सिस्ट फटता है? अगर फटता है तो क्या उससे जो इन्फेक्शन होता है वो फैलता है, वो कैंसर में बदल सकता है? इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सिस्ट भी कई कारणों से हो सकता है। मोस्टली जैसा बिनाइन वर्ड मैंने जो यूज किया कि वो कैंसरस नहीं होते, मोस्टली सिस्ट होते हैं वही जैसा आपने खुद ही समझा कि सैक है और उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, गांठ जैसा लगता है। तो जब भी पर कुछ सिस्ट कैंसरस भी हो सकते हैं। जैसे फाइब्रॉइड में मैंने कहा 1000 में 1 होता है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा है, मतलब सिस्ट का कैंसरस भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जांच कराई जाए, लाइक बायोप्सी से, तो उसमें हमको पता लगता है कि उसमें जो सेल्स हैं वो किस टाइप के हैं, कैंसरस हैं नहीं हैं। तो जो कैंसरस हैं वो ज़रूर बढ़ सकते हैं, और बाकी जो बिनाइन सिस्ट है वो भी, अगर कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ तरह के सिस्ट होते हैं जो बढ़ते नहीं है, उतने ही रहते हैं, तो उनका हम कुछ नहीं करते। कुछ हैं जो साइज में बढ़ते रहते हैं, कैंसरस नहीं होते, फिर भी साइज में बढ़ते रहते हैं, तो अगर वो ज़्यादा तकलीफ करने लग जाए तो उनको काट के निकाल दिया जाए। तो ये सारे तरीके होते हैं। मैडम, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। तो दर्शकों, हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हम आपसे मुलाकात करते हैं इस अंतराल के बाद।
Let's talk a little bit about your role as a minister. Science and technology obviously comes very naturally to you. There's nothing that you need to prepare on. So how have you aligned yourself to understanding the various ministries, and how do you present and prepare yourself for Parliament? Till the 27th of May 2014, that was my first day when I entered into Modi Block, because 26th May evening was the oath ceremony. So it was a great learning experience, because learning about how the governance is done, and fortunately Prime Minister Modi has a great penchant for governance reforms. Absolutely. So within 2-3 and he monitors it himself. and he has a number of ideas, and I think some of the best practices have been introduced under his guidance. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मैडम, मेरा अगला सवाल रहेगा, क्या स्ट्रेस से भी, क्योंकि एक सवाल मैंने रखा स्ट्रेस के ऊपर में कि जो फैक्टर हम पे इफेक्ट करता है कि जब व्यक्ति को होता है तो इतना स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन क्या स्ट्रेस से भी कैंसर हो सकता है? स्ट्रेस से देखिए, जो डायरेक्ट उसका रोल है उसके लिए तो काफ़ी अभी रिसर्च की ज़रूरत है और चल भी रहे हैं रिसर्च, बट इनडायरेक्टली ज़रूर रिलेटेड है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमारा खाना पीना और रहन सहन पे फ़र्क डालता है। कई लोग स्ट्रेस में ड्रिंक करने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं, और खाना पीना उल्टा सीधा हो जाता है। तो स्ट्रेस उस तरह से भी रिलेटेड है। दूसरा, स्ट्रेस के समय बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, जो शक्ति होती है बीमारियों से लड़ने की, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो उसमें कैंसर का भी कुछ रोल हो सकता है, बट अभी बहुत रिसर्च चल रहे हैं, ऐसे डायरेक्टली कोई रोल देखा नहीं गया है। जी, फिब्रॉइड की जो ग्रोथ होती है, जैसे आपने कहा कि कम होती है लेकिन ये होती है, तो ये जब ग्रोथ होती है इसको स्लो डाउन करने के लिए क्या हमारे पास कोई मेडिकेशन है या कोई प्रोसेस होता है जिससे हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, इसकी ग्रोथ को? जी, तो फाइब्रॉइड का जो है ना, एक बार अगर आपको जैसे डायग्नोस हो गया, अल्ट्रासाउंड में हमने देखा कि साइज कितना है, लोकेशन के, यूट्रस के वॉल में ही मोस्टली होती है ये, यूट्रस के वॉल में, तो हम अल्ट्रासाउंड करके जब देखते हैं साइज, तो फिर हम फॉलो अप करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। कई लोगों को पता भी नहीं चलते, कोई सिम्टम नहीं होते, बाई चांस अल्ट्रासाउंड किया तो पता लग गया। पर कुछ लोगों में जब बढ़ जाता है वो, तो कई सारे सिम्टम्स करता है, जैसे कमर में दर्द होने लगता है, महीना साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं, खून बहुत ज़्यादा जाने लगता है, बहुत थकान रहती है और कब्ज़ भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो जब सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब हम सोचते हैं कि इलाज किया जाए, वरना हम फॉलो अप करके देखते हैं। कई केसेस में क्या होता है, अपने आप वो कम भी हो जाता है और कभी कभी बढ़ता भी नहीं है, उतना ही रहता है। तो जब हम फॉलो अप करेंगे तो फिर देखेंगे कि अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तब इलाज का सोचते हैं। तो उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट आते हैं, जो इस्ट्रोजन एक्सपोजर अगर हो तो उससे थोड़ा साइज उसका कम होता है, और हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं। दूसरा फिर इवेंचुअली होती है सर्जरी। तो सर्जरी में आमतौर पे यूट्रस ही रिमूव कर देते हैं अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है या उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करते हैं कि मरीज की एज कितनी है, परिवार पूरा हो गया है, नहीं हुआ है, क्योंकि अगर अभी बच्चे नहीं हैं, बच्चा करना चाहती हैं फीमेल, तो जाहिर सी बात है हम यूट्रस रिमूवल नहीं करेंगे। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे इनमें। जी। हम ये एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जो कैंसर का जो डिटेक्शन होता है वो तीसरे या चौथे स्टेज पर आने के बाद ही होता है। अधिकतर लोग पहले और दूसरे स्टेज में नहीं प्राप्त करते हैं, कि नहीं पाते हैं कि उनको कैंसर है। ऐसा क्यों? मतलब क्या पेन कम होता है, या फिर उनको समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है, या फिर वो अप्रोच नहीं करते डॉक्टर्स को? किस कारण से हम उसको तकरीबन तीसरे या चौथे स्टेज में, जहाँ पे हमें लगता है कि ये बहुत ही कठिन होता है कि उनको बचा ले, तो क्यों वैसे स्टेज में जाके हम डिटेक्ट कर पाते हैं?
जी वही जैसे बताया था मैंने कि हमारा आजकल का रहन सहन ऐसा हो गया कि हमारे लिए हेल्थ जो है बहुत पीछे हो गया है। तो आम तौर पे भी अगर किसी को बुखार आता है तो हमारी यही टेंडेंसी होती है कि हो जाएगा ठीक, 2-3 दिन में देख लेंगे। तो उस तरह से कैंसर में भी अगर अर्ली स्टेज में हल्के फुल्के कुछ सिम्टम्स आते भी हैं, वैसे तो पता भी नहीं लगता, वो साइज पे डिपेंड करता है। जैसे मैं बोला, अगर साइज छोटा है, पता भी नहीं लग रहा, तो सिम्टम्स भी नहीं आएंगे ज्यादा, तो पता नहीं लगता है। फिर जब बढ़ने लगता है, ज्यादा स्टेज इन्वॉल्व हो जाता है, तब फिर दर्द होने लगता है। जैसे अगर लंग में मेटास्टेसिस हो गया, लंग में फैल गया कैंसर, तो खांसी आए या कुछ इन्फेक्शन हो, फिर एक्सरे किया तो पता लगा कि यहाँ पे है। तो उस तरह से लेट स्टेज में डिटेक्ट होने का कारण यही है कि एक तो जागरूकता नहीं है, हमने वो जागरूकता रखी नहीं कि हमको खतरा है, हो सकता है, हमको समय समय पे जांच करानी चाहिए, वो वाली एक चीज होती है। दूसरा वही कि सिम्टम्स ही हल्के फुल्के होते हैं अर्ली स्टेजेस में, तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी जी, जैसे ये कहा कि आपने अवेयरनेस हमारे बीच में कम है, तो हमारे बीच में ये लापरवाही है कि मेरे परिवार में किसी को नहीं है तो मुझे भी नहीं हो सकती है, पहली लापरवाही। और दूसरा, आपके हिसाब से एक व्यक्ति को कितने बार या कम से कम एक साल में कितने बार एक डॉक्टर के पास जाके अपने बॉडी को चेकअप करना अनिवार्य है? क्योंकि आज का, जैसे आपने कहा कि रहन सहन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा जो खान पान है वो बहुत ही खराब हो रहा है। मैक्सिमम हम जो है फास्ट फूड की तरफ दौड़ रहे हैं, घर पे खाना कम बन रहा है, और कोलेस्ट्रॉल, कई सारे फैक्टर्स आते हैं। तो आपके हिसाब से आप कैसे देखते हैं इसको? आमतौर पे एनुअल, मतलब साल में एक बार तो पूरा जनरल चेकअप तो होना ही चाहिए। बट जहाँ तक कैंसर की बात है, 30 साल से ज्यादा की जो उम्र होती है उसमें कहते हैं कि मतलब 5 साल में कम से कम एक बार कुछ कैंसर्स की स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। कि ताकि पता, एक बार 5 साल में करवाया, कुछ नहीं मिला तो फिर 5 साल में करवाया। पर अगर पहली बार करवाने में कुछ एबनॉर्मल लगा तो फिर साल भर में करवाएं या उसका बायोप्सी करवाएं, फिर डिपेंड करता है उसका जो भी स्टेज एंड ग्रेड उसके हिसाब से। कई सारी बीमारियां होती है जिसकी वैक्सीन है, जैसे कि हमने रिसेंटली कई सारे वैक्सीन रोल आउट देखे हैं, तो क्या कोई वैक्सीन ऐसे अवेलेबल हैं जो हमें कैंसर से बचा सकते हैं? जी वही डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो मैंने कहा, जिससे सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, HPV, तो उसकी वैक्सीन आई है, तो वो काफ़ी हद तक सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम करता है। फिर जो हमारे हेपेटाइटिस B का वैक्सीन है वो भी हेल्प करेगा, क्योंकि लिवर कैंसर हो सकता है हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन में। आखिरी स्टेज जब एक व्यक्ति चला जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जो समय है वो निकट है, मतलब इन सेंस लाइक इट कैन बी अ फैटालिटी। तो आखिरी स्टेज में जाने के बाद हम उसे क्योर क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? क्योंकि पूरा जो है वो शरीर में फैल चुका है। जैसे हम जानते हैं कि यूट्रस कैंसर है तो वहीं पे वो रहता है, बट क्या वो पूरा फैल जाता है, बाकी जो सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको जो है काम करना बंद करवा देता है या उनके फंक्शंस में जो है रुकावट लाता है? किस कारण से आखिरी स्टेज पहुंचने के बाद हम उसे क्योर नहीं कर पाते? जी कुछ बहुत ऐसा जरूरी नहीं कि हर कैंसर आखिरी स्टेज में क्योर नहीं हो सकता। कुछ कैंसर्स ऐसे भी होते हैं, वही कि ग्रेड पे डिपेंड करता है। स्टेज तो खैर वही कि पूरे शरीर में फैल गया, बट अगर कैंसर का ग्रेड कम है तो हो सकता है कि बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज एक साथ मिक्स करके हम करें तो इलाज हो सकता है, बट ये कम ही होता है। ज्यादातर आखिरी स्टेज में इलाज इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो पूरी तरह से, आपने जैसा खुद ही कहा कि वो बाकी सिस्टम को भी इफेक्ट करने लगता है, पूरी तरह से शरीर में फैल जाता है, तो इलाज करना मुश्किल हो जाता है, वो मतलब हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। और कोई ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन है जिससे हम कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं? क्योंकि कई बार देखते हैं कि ट्रीटमेंट चलता रहता है, कभी जो व्यक्ति है वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कई बार। सो कोई ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन या मेडिसिन है जिससे हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एज सच, मेडिसिन तो आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ हैं जो क्लेम करते हैं कि वो कैंसर का इलाज कर सकते हैं, बट मेडिकली ऐसे देखा नहीं गया है। अब 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन करें यानी कि जो इलाज चल रहा है उसको छोड़ के दूसरा लें, या कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि उसके साथ ही कुछ और भी आप कर रहे हैं। कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जो कहते हैं कि कैंसर में मदद करती हैं, तो इनका एज सच कोई रिसर्च काफ़ी हुई नहीं है कि प्रूफ किया जा सके, बट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने पहले बताया, एक्यूपंक्चर, योगा, मेडिटेशन,
मसाज, एरोमा थेरेपी, ये सारे जो है ना, ये जो कैंसर से होने वाला जो पेन होता है या स्ट्रेस होता है, दुख होता है, उस सब से जूझने में बहुत मदद करता है। तो ये ज़रूर हेल्प करता है। बाकी तो ऐसे हाँ। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करें, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक व्यक्ति को, यदि उस व्यक्ति को जो है कैंसर हुआ है? तो कई क्षमा चाहूंगा मैम, एक कॉलर हमसे जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं पहले। हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम? मैं रशीद बोल रहा हूँ पनीर से। जी रशीद सर, सवाल पूछिएगा। मैम से पूछना चाहता था कि किस एज ग्रुप में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है कैंसर के लिए, मतलब एज ग्रुप? जी, ज्यादातर जो है 50 साल की उम्र के बाद खतरा ज्यादा रहता है कैंसर में, मगर आजकल जो है लाइफस्टाइल ऐसी बदल गई है कि यंग लोगों में भी बहुत हो रहा है। कुछ बच्चों के कैंसर्स भी होते हैं, बड़ों के कैंसर्स होते हैं, जो पहले बुढ़ापे में होते थे आजकल यंग लोगों में भी हो रहे हैं। तो ऐसा एज जो है पहले ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर हुआ करता था कि 50 के बाद ज्यादातर कॉमन है कैंसर, बट आजकल यंग लोगों में भी हो रहा है। बट हाँ, अगर आप पूछें स्पेसिफिकली तो मैं यही कहूंगी कि 50 के हाँ। जी जी जी, थैंक यू जी। रशीद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो ये जो है, जैसे आपने कहा कि टीन एज में भी पॉसिबल है ये चीज? जी जी जी, बट कई तरह के कैंसर्स होते हैं। तो अगर जेनेटिक म्यूटेशन हो गई है तो फिर वो बच्चों में भी हो सकता है। तो ब्लड कैंसर्स होते हैं कई तरह के, तो टीनेज में भी हो सकता है। ओके, जैसे हम बात कर रहे थे मैडम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, उसके बारे में जानेंगे। तो ट्रीटमेंट कई तरह के होते हैं। सर्जरी की जा सकती है, फिर रेडिएशन थेरेपी होती है, फिर कीमोथेरेपी होती है, फिर जीन थेरेपी भी हो सकती है। तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बहुत सारी हैं। कहीं कहीं पे एक ही यूज़ किया जा सकता है, कहीं कहीं पे 2-3 तरह के मिला के ट्रीटमेंट करते हैं कि आपने सर्जरी भी कर दी, फिर रेडिएशन भी दे दिया। तो वो अगेन जो मैंने पहले बताया था, स्टेज और ग्रेड, वो उस पे डिपेंड करता है। और भी फैक्टर्स होते हैं कि मरीज की एज कितनी है। अगर मतलब जैसे बुढ़ापा है और कोई बहुत ही ज़्यादा भीषण कैंसर है, तो उनमें बार बार सर्जरी करके उनको तकलीफ देने की ज़रूरत, मतलब वो फायदा कम करेगा, उनको तकलीफ ज़्यादा होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं डिसाइड करने में कि क्या ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए। बट आमतौर पे जो है ये सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल हैं। जनरली जब भी हम कैंसर बात करते हैं, एज अ लेमन मैंने भी यही सुना कि कीमोथेरेपी होता क्या है। और दूसरा एक सवाल मैडम, क्यों इतना पेनफुल रहता है? क्योंकि जब कोई पेशेंट जो है कैंसर से गुजर रहा होता है, बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है उसकी ज़िंदगी का, ना केवल उसके लिए, परिवार के लिए, तो उसके अंदर जो पेन होता है उस ट्रीटमेंट को लेने के बाद या लेते वक्त बहुत ज़्यादा होता है। क्यों इतना पेनफुल होता है ये ट्रीटमेंट? तो कीमोथेरेपी जो है वो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो या तो कैंसर सेल्स को मारने के लिए बनाई जाती हैं या उनके ग्रोथ को कम करने के लिए, हाँ, मल्टीप्लिकेशन को कम करने के लिए। तो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं। तो ये इनका साइड इफेक्ट्स बहुत सारा होता है। तो जैसे कोई पेशेंट अगर कीमोथेरेपी ले रहा है तो उसको कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। उल्टी जैसा लगता है या उल्टी हो भी जाती है, थकान होती है, हेयर लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो, क्योंकि ये सेल्स को मारने का काम करते हैं, तो कई बार ये नर्व्स को भी डैमेज कर देती हैं। तो उसकी वजह से जो है वो पेन भी करने लगता है। और कई बार ये शरीर को और थोड़ा कमज़ोर, क्योंकि सेल्स को मार रहे हैं, तो जो हमारी बीमारी से लड़ने वाले सेल्स हैं वो भी मरने लगते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो कई सारे इन्फेक्शंस भी होने लगते हैं। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के। और पेन इसीलिए होता है क्योंकि जब नर्व डैमेज हो जाए तो वो न्यूरोपैथिक पेन जिसे हम कहते हैं, या कुछ पेन तो कैंसर की वजह से भी हो सकते हैं कि वो ग्रोथ है वो नर्व पे प्रेस कर रही है, और जो कीमोथेरेपी वाला पेन है वो इस कारणवश होता है। एक ट्रीटमेंट को लेने के बाद कई लोगों में वो ना के बराबर हो जाती है या फिर मतलब उसके बाद वो नहीं आती उनमें, तो किस प्रकार का उनको उसके बाद जो है ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है, किस प्रकार अवेयरनेस अपने अंदर क्रिएट करना है कि ये फिर से उन्हें ना आए? क्योंकि कई बार ये देखा गया कि
ट्रीटमेंट हो चुका है, कैंसर समाप्त हो चुका है, उनको तब पता चला, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वो ग्रो कर रहा है जी। तो वैसे में फिर ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो किस प्रकार एक व्यक्ति को ट्रीटमेंट के बाद अपने आप को संभालना होता है? तो ट्रीटमेंट के बाद कई बार जिनको एक बार हो चुका है तो उनमें और ज़्यादा रिस्क रहता है कि वो दोबारा हो। कई बार उसी जगह पे बार बार ग्रोथ होने लगती है, कई बार शरीर के किसी और हिस्से में हो सकती है, तो उनको खतरा हमेशा ज़्यादा रहता है कि दोबारा से कैंसर हो सकता है। तो इसलिए उनको अपने डॉक्टर के साथ उनके हिसाब से सलाह लेके समय समय पर जांच करवाती रहनी चाहिए। तो जैसे एक बार सर्जरी हो गई, ट्यूमर हमने निकाल दिया, फिर कुछ समय बाद दोबारा से MRI करवा लिया, देख लिया कि ग्रोथ दोबारा तो नहीं आई, या तो ये समय समय पर फॉलो अप करने की ज़रूरत होती है। अब वो भी कैंसर के स्टेज और ग्रेड पे डिपेंड करता है, ग्रेड पे डिपेंड करता है बेसिकली कि वो सेल्स किस तरह के हैं, कितने खतरनाक है, कितनी जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो वो ग्रेड डिसाइड करता है कि दोबारा आएगा नहीं आएगा, या आएगा तो कितना बुरा होगा नहीं होगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़, एक बीमारी के आने से पहले यदि हम उसकी इलाज ढूंढ लें और उसको अपने आप से दूर रखें तो बेहतर माना जाता है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो वैसे में अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, जैसे आपने कहा कि डेटास है थोड़ा लिमिटेड है, बट मान के चलते यहाँ पे कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं डिपार्टमेंट, कैसे अवेयरनेस क्रिएट करे, क्योंकि जब भी कुछ भी डेज आते हैं स्पेशली इन दिनों हम देखते हैं कि अवेयरनेस बहुत क्रिएट किया जा रहा है डिपार्टमेंट की ओर से, वेदर इट बी एड्स डे, वेदर इट बी ट्यूबरक्लोसिस डे, वेदर इट बी टोबैको डे, नो टोबैको डे। तो हर डे में हम एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं, गाँव तक जाते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। पहले ये नहीं होता था लेकिन अब लोगों तक पहुंचा जाता है। तो किस प्रकार से डिपार्टमेंट अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है कि कैंसर होता क्या है, कितना खतरनाक होता है और किस प्रकार से हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं? तो कैंसर से लड़ने के लिए अब जैसे सरकार हमारी कई सारी बीमारियों के लिए कई योजनाएं बनाती हैं, तो कैंसर से भी लड़ने के लिए एक तरह का प्रोग्राम है NPCDCS, जो कहते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक, जो ऐसे ये सारे जो क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो क्रॉनिक, उनके लिए इकट्ठे ये एक प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके तहत जो अंडमान में भी 2018 से लागू है, जिसके तहत 30 साल से ज़्यादा की जो उम्र में जितने भी लोग हैं उनमें बराबर स्क्रीनिंग होती है। तो कई सारी बीमारियों की स्क्रीनिंग होती है, जैसे इन सारी बीमारियों का नाम लिया वो इस प्रोग्राम के अंडर आते हैं। डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो कैंसर की भी स्क्रीनिंग उसमें होती है। तो वो रेगुलर कर रहे हैं। अभी 2022 तक में टोटल मिला के इन 4-5 सालों में लगभग 8-9 हज़ार लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। जी, तो ये चल रहा है। दूसरा, जब डे आता है तो यहाँ पे हमारे कॉलेज एनिम्स के थ्रू या DHS के थ्रू कई सारे एजुकेशन एक्टिविटीज़ करते हैं, रेडियो टॉक्स, ये हमारा TV टॉक हो गया। तो ये एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से कैंसर से बचा जा सकता है, जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी मदद कैसे की जा सकती है। एक स्टेज जिसको हम कह सकते हैं टर्मिनल स्टेज। सो जब हम ये सुनते हैं टर्मिनल स्टेज, तो ये हमारा जहन कहता है कि ये एक आखिरी स्टेज होता है एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति को समझ आता है कि इसके बाद उसका जीवित जो रहने का जो समय होता है वो कम होने लगता है, वो महसूस करता है, उसके अंदर से ये भावनाएं आती हैं। टर्मिनल स्टेज होता क्या है, किस प्रकार एक व्यक्ति को इस स्टेज में रहते हुए अपने आप को संभालना है, और जो उन्हें देखभाल करते हैं विशेषकर वो कैसे उन्हें देखें? टर्मिनल स्टेज जो है सबसे दुखदाई स्टेज होता है, खुद मरीज के लिए, उनके अपने लोगों के लिए, और डॉक्टर्स भी बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं उस समय पे। टर्मिनल स्टेज यानी बिल्कुल आखिरी का स्टेज, कि जहाँ पे इलाज जो है हम हाथ धो चुके होते हैं, कि मतलब पॉसिबल नहीं है अब। तो उसमें हमारा जो प्राइमरी एम होना चाहिए वो ये है कि हम मरीज को जितना कंफर्टेबल रख सकें, उनके दुख को समझें, उनको पेन से हेल्प डील करने में कितना हम हेल्प कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ पे हमको हिम्मत रखने की बात होती है, परिवार वालों को हिम्मत रखने की बात होती है। अब हम उस स्टेज पे आके बहुत एग्रेसिव अगर स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दें
तो हमको पता है कि उसका फायदा शायद 1-2 दिन से हम उनकी लाइफ आगे बढ़ा सकें, बट उन दवाइयों का जो साइड इफेक्ट है वो जितने दिन वो रहेंगे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बहुत खराब होगी। तो वहाँ पे हमको फैसला लेना है थोड़ा कठोर होके कि हम इनके लिए हम इनको तड़पते हुए लंबा खींचना चाहते हैं या आराम से जितना हो सके पॉसिबल। पैलिएटिव केयर का उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो फैमिली वालों को सपोर्ट करना चाहिए और डॉक्टर्स भी जिस हद तक हो सके उनके जो सिम्टम्स हैं उनको जितना हम कंट्रोल में रख सकें। कई सारे नए ट्रीटमेंट्स आते हैं, जैसे कि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हर दिन जो एक नया टेक्नोलॉजी उभर कर बाहर निकलता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहले शायद हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, MRI वगैरह नहीं थी, तो उस टाइम पे कई सारी बीमारियों से लोग मर रहे थे। लेकिन अब हमारे पास इतने टेक्नोलॉजीज हो गए कि आप उस टेक्नोलॉजी की मदद से आप ये पहचान सकते हो कि किस प्रकार की बीमारी है, किस अंग पर वो बीमारी है, कितना वो बड़ा है। जैसे आपने कहा कि उनका साइज हम देख सकते हैं MM में कितना बड़ा होता है, किस प्रकार हम उसको लैप्रोस्कोपी वगैरह कई सारी टेक्नोलॉजीज आ गई। तो न्यू ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहेंगे जो कैंसर के से संबंधित रखता है। ट्रीटमेंट में बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहले रेडिएशन थेरेपी होता था जो जनरली दी जाती थी, अब रेडिएशन ऐसा है वो ट्यूमर सेल्स ही जो हैं, जो केवल कैंसर वाले सेल्स हैं उन्हीं पे इफेक्ट करता है। फिर जैसे कुछ ब्रैकीथेरेपी होती है जो रेडिएशन का ही एक फॉर्म होता है, जो अगर मान लीजिए हाथ में कैंसर है तो उसके आसपास ही वो लगाया जाता है ताकि वो उसी पे असर करे, बाकी जगह असर ना डाले। तो बहुत सारे अब लेटेस्ट तो जीन थेरेपी आ गई है कि जो जीन में म्यूटेशन के कारण कैंसर हो रहा है उसी जीन को सही कर दिया जाए। तो ये भी शुरू हो गया है इंडिया में। और अभी थोड़ा ये है कि महंगा बहुत है, तो इसीलिए जरूरी है कि जितनी अर्ली स्टेज पे जितना हम जल्दी अपनी जागरूकता से कैंसर को हम डिटेक्ट कर पाए उतना कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी कम होता है। आगे के स्टेजेस में कॉस्ट ज्यादा होता है। हाँ, एक दर्शक हमसे जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका नाम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, आपका नाम? रीना श्री जी, सवाल पूछिएगा। सर, हाउ कैन वी प्रिवेंट ब्लड कैंसर? जी, ब्लड कैंसर प्रिवेंट, जैसा मैंने कहा कि उसमें जेनेटिक का रोल बहुत है, तो मुश्किल है प्रिवेंट कर पाना। बट जैसे जो चीज उसको ट्रिगर कर सकती है, रेडिएशन एक्सपोजर हो गया या कुछ, तो उससे बचाव हो सकता है। दूसरा इलाज हो सकता है, जैसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी आता है, तो उससे काफी हद तक इलाज पॉसिबल है। ब्लड कैंसर के भी कई तरह के होते हैं ब्लड कैंसर्स, तो वो भी डिपेंड करता है किस तरह का है। बट स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से इलाज किया जा सकता है। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। अगला सवाल रहेगा, जैसे जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो जैसे हमने पहले भी कहा कि जो अवेयरनेस होती है वो कम होती है, बहुत लोगों में ये नहीं है, या फिर बहुत लोगों का ये एक सोच रह चुका है। जब भी मैंने लोगों से बात की, उनका एक सोच है कि 4 दिन की जो जिंदगी है उसे हम जैसे चाहे वैसे जिए। तो मैं चाहूंगा कि जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो आप उन्हें बताएं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि लोग समझते हैं कि मेरी अपनी जिंदगी है, मैं चाहे जैसे जीऊं, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की जिंदगी उसके परिवार से जुड़ी होती है। तो आपका क्या सुझाव रहेगा इस पर कि लोग किस प्रकार न केवल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उसके अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए परिवार के ऊपर भी वो ध्यान दे रहे हैं। तो आपका इस पर क्या सुझाव रहेगा? मेरा यही सुझाव रहेगा कि जितना, अगर वो जो आज लग रहा है कि हम जैसा जीना चाहें जी सकते हैं, तो ये आपकी आज की सोच है क्योंकि आज आप हेल्दी हैं। बट आगे चल के जब आपको गंभीर बीमारियां होती है तो वो उस समय जो तकलीफ होती है वो आपको भी होती है, आपके परिवार वालों को भी होती है, और उससे बिल्कुल बचा जा सकता है। तो उस तकलीफ में जीने से अच्छा है कि जो लाइफ मिली है, जो 4 दिन की जिंदगी जो आप कह रहे हैं, तो उस 4 दिन को अच्छी तरीके से जिया जाए, बेहतर इस्तेमाल किया जाए, आप अपने काम आए, अपने लोगों के काम आए, सोसाइटी के काम आए। तो और भी तरीके हैं लाइफ को एंजॉय करने के, हेल्दी तरीके हैं, तो उनको चुनें और अवेयरनेस बनाए रखें। ओके। जैसे हमने समझा है कि ये जो फाइनेंशियल जो इसका जो बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी तरफ से, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हम बात करें कि किस प्रकार हम इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि
इसकी जो मेडिसिन वगैरह होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, दे आर रियली एक्सपेंसिव, एंड मैं समझता हूँ कि एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड, बट अगेन व्हेन इट कम्स टू लाइफ एवरीवन वांट्स देयर फैमिली टू बी सेफ एंड सिक्योर। सब यही चाहेंगे कि मेरा जो परिवार का सदस्य है वो रहे। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होता है, मैं समझता हूँ कि जब एक्सट्रीम लेवल जब जाते हैं तो ज्यादा पड़ने लगता है। तो अगर अर्ली डिटेक्शन होता है तो मे बी द कॉस्ट मे बी कट डाउन। सो हाउ डू वी सी द फाइनेंशियल असिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर मैटर? सो फाइनेंशियल असिस्टेंट, अब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, लाइक वी आर रियली लकी कि हमारे यहाँ पे बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ जीबी पंत में अवेलेबल हैं। और कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो गया कैंसर के इलाज के लिए, मैक्स कैंसर हॉस्पिटल है, फिर एक कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन है। ऐसे कई सारे एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कैंसर के इलाज में। इवन हेल्पलाइंस भी बहुत सारे हैं इन लोगों के हेल्पलाइंस भी होते हैं जिन पे कोई भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति जो है वो कॉल करके अपनी तकलीफ शेयर कर सकता है और सुझाव ले सकता है कि किस तरह से या कहाँ जाए, कि कहाँ पे इलाज कराए या कहाँ से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो हर तरह के हेल्पलाइंस भी अवेलेबल हैं बहुत सारे। कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन है, फिर मैक्स हॉस्पिटल का है, टाटा मेमोरियल सेंटर है। तो ये कमिंग टू द क्लोजिंग एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, जितना मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत कुछ समझा है, सीखा है, और ये जाना है कि ये जो बीमारी है ये ना केवल बाकी बीमारी जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटिक्स हो गया, स्ट्रोक्स हो गया, उसके साथ ये भी बहुत कॉमन हो रही है आज के जो लाइफस्टाइल के हिसाब से देखा जाए तो, और किस प्रकार मैं अपने आप को सेव करते हुए ना केवल अपने परिवार को भी। तो मैं चाहूंगा कि जो दर्शक में इस वक्त देख रहे हैं, आई वांट यू टू गिव अ मैसेज टू एवरी इंडिविजुअल हु इज वाचिंग अस। जी, तो बचाव अपने हाथ में जो है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कई सारे तरीके हैं। खाने पीने में जो रेड मीट है, प्रोसेस्ड फूड है, वो कम खाएं। जो स्वीट एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनका सेवन कम करें। अल्कोहल कम लें, ना के बराबर लें। टोबैको कंजम्पशन ना करें। फिर जो हरी सब्जियां, फल वगैरह, जो हाई फाइबर डाइट होना चाहिए, तो वो काफ़ी हद तक कैंसर के बचाव में काम करता है। फिर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटापा भी कैंसर कर सकता है। तो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए। बाकी अपना जो एक्सपोजर जितना हम मिनिमम रख सकें, एनवायरमेंटल जितने टॉक्सिन्स वगैरह हैं उनसे कम से कम बचाव रखें। जी प्रियंका मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कार्यक्रम में आए और अपने बहुमूल्य समय जो अपना था वो हमें दिया और लोगों को समझाया, उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत योगदान रहा आपका। हम आपके आभारी हैं। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो दर्शकों, मैं समझता हूं कि हमारा आज का जो ये कार्यक्रम था, अवेयरनेस ऑन कैंसर, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और इसमें कई सारे नॉलेज आपने प्राप्त किया होगा। जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा, ना केवल अपने लिए किंतु अपने पड़ोसी के लिए, अपने आसपास के लिए, अपने समाज के लिए नॉलेज प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यह कार्यक्रम जो आपने देखा, मैं समझता हूँ कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण था और आगे आने वाले दिन इस महत्वपूर्ण विषय पर और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को लेते हुए आप दूसरों तक ये ज्ञान को बांटोगे। तो दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर हमेशा आपके स्तर पर रहता है कि जब भी कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़े हम आप तक पहुंचाते हैं, आपको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। लेकिन यदि कोई सुझाव, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, कई लोग सुझाव देते हैं और सुझाव देने के बाद हम में कई सारी सुधार आती है और ये बहुत अनिवार्य होता है कि आपकी जो सुझाव होती है, दर्शकों की जो सुझाव होती है, हम उसे समझें और उसके अनुसार हम आगे बढ़ें। तो यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप अपने सुझाव जो है हमारे इस पते पर दे सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हैडो पोस्ट, पिन कोड 744102। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। बीता हुआ कल हमें एक मौका देता है कि हम अपने आने वाले कल को आज से संवारें। तो दर्शकों, आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।